नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बल्लभगढ़ नगर निगम के कार्यरत कार्यकारी अभियंता कुलदीप बैसला पर एक ठेकेदार ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि ठेकेदार लक्ष्य द्वारा बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 37 में पैच वर्क का काम किया गया था, जिसका काम पूरा होने के बाद जब ठेकेदार ने अपने किए हुए काम की पेमेंट कराने को लेकर जेई साहब से बात की तो जेई साहब ने पेमेंट कराने की एवज में ठेकेदार लक्ष्य से 50,000 रुपए की मांग कर डाली। ठेकेदार लक्ष्य द्वारा सभी अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बाद अब मीडिया के माध्यम से जेई के खिलाफ कार्यवाही को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। फैजाबाद नगर निगम अधिकारी पर पहले भी कई बार रिश्वत मांगने और भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। ऐसे में निगम के रिश्वतखोर अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब ताजा मामला फैजाबाद से बल्लभगढ़ से सामने आया है, जहां पर एक जेई ने ठेकेदार से काम की पेमेंट कराने की एवज में 50,000 की मांग कर डाली। वहीं जो ठेकेदार है उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया है और तो जेई साहब ने ठेकेदार की पेमेंट को बीच में ही लटका दिया। वहीं ठेकेदार इस पूरे मामले को लेकर बल्लभगढ़ एसडीओ और एक्शन साहब से इसकी शिकायत कर चुके हैं। दोनों ही बड़े अधिकारियों ने ठेकेदार की बात को अनसुना कर दिया। वहीं परेशान ठेकेदार ने आखिरकार नगर निगम कमिश्नर को इस बात की शिकायत की तो नगर निगम कमिश्नर की थोड़ी सी सुनवाई हुई और जय कुलदीप बैसला को तलब किया गया। पैचवर्क का मौके पर किए हुए काम का साक्ष्य दिखाया गया और एडिशनल कमिश्नर जेई साहब को जल्द से जल्द ठेकेदार की पेमेंट कराने के आदेश भी दिए गए। बावजूद इसके जेई साहब ने एडिशनल कमिश्नर की बात को भी अनसुना कर दिया और ठेकेदार की पेमेंट नहीं की। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ गवर्नमेंट। क्या हुआ है, क्यों परेशान है आप नगर निगम? मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरे को पैच वर्क का एक वर्क ऑर्डर मिला 24/12/2021 को, जिसका काम हमने 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैंने जेई साहब ने उसी दौरान मेरे से 20,000 रुपये मांगे कि मेरी सैलरी आई नहीं है, मैं पेवा से सस्पेंडेड हूँ और सस्पेंडेड के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को 20,000 रुपये दे दो। उसके 2-3 दिन बाद फिर जेई साहब ने मेरे को एक फ़ोन के लिए बोला कि मैं तेरी पैमाइश भर दूँगा और मेरे को एक फ़ोन दे दे। मैंने उस दौरान उसको जेई साहब को फ़ोन भी दे दिया। उसके बाद मैंने जेई साहब से ये बोला कि जेई साहब आप मेरे को मेरी एमबी भर दो। उस दौरान फिर जेई साहब ने फिर मेरे को बड़े अकड़ में ये चीज़ बोली कि भाई मुझे 30,000 रुपये और दे, जब मैं तेरी एमबी भरूंगा। मैंने जब ये चीज़ पूछी कि आपको 30,000 रुपये क्यों चाहिए, तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैं तेरी पैमाइश फालतू कर दूंगा, पर मेरे को 30,000 रुपये तू फालतू दे दे। मतलब जब रिश्वत के पैसे मांग रहे थे? रिश्वत के पैसे मांगे मेरे को। जब मैंने 30,000 देने के लिए मना कर दिया तो जेई साहब ने मेरे को 3 महीने कंटिन्यू मेरी एमबी भरने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और मैं 3 महीने से उनके पीछे पीछे रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे लेबर के पैसे देने हैं, मेरा बिल बनाओ और मुझे फारिग करो मेरी एमबी भर के। उस दौरान इन्होंने बिल्कुल मेरी नहीं सुनी, ना किसी अधिकारी की। उस दौरान मैं एसडीओ साहब और एक्शन साहब के पास गया और मैंने कहा कि भाई मेरी एमबी नहीं भर रहा, तो उन्होंने एसडीओ और एक्शन ने भी कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान जब मैं बहुत परेशान हो गया तो मैंने कमिश्नर साहब के पास शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज करने के दौरान एडिशनल कमिश्नर साहब ने मेरे को बुलाया और उन्होंने इसको बहुत कहने के बाद बहुत धमकाया और कहा इसकी एमबी भर। एमबी तो इसने भर दी, पर वो भी फिर इसने अधूरी भर दी। अधूरी भरने के बाद इसने लंबाई चौड़ाई ले दी, उसकी डेप्थ नहीं ली, गहराई नहीं ली। गहराई फिर इसने मेरे को फिर लटका दिया। अब मैं कम से कम 15 दिन हो गए, 15 दिन कमिश्नर साहब ने कहते हुए, पर इसने फिर उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। कहीं ना कहीं ये अधिकारियों की भी नहीं मान रहा है, क्या लगता है? ये जब मैंने इससे बोला कि मैं जब आपकी शिकायत कमिश्नर साहब से कहूँगा, तो इसने यही स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और मेरे सारे अधिकारी मेरे साथ है, आप कहीं भी जाओ मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरी एमबी और मेरी पैमाइश जायज़ हो और मेरी बिल मेरा बनाया जाए। और मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि जैसे ये ओम प्रकाश बैसला जेई है, इस अधिकारी के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि जो लोग और कोई ठेकेदार ऐसे परेशान ना हो जैसे मैं परेशान किया हूँ। ये गलत काम करने के लिए आपसे पैसे मांगे हैं इसने, मेरे बाकायदा पैसे मांगे हैं। सबूत आपके पास? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, पर इसने जो मेरे पास फ़ोन का बिल है मेरे पास, जो इसने मेरे से फ़ोन लिया
और जब मैंने अपने पैसे मांगे ना इसने मेरे पैसे दिए और मेरे को धमका के भगा दिया। खबरों में बात करेंगे अब राजनीति की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी छोड़कर शामिल होने वाले कई कार्यकर्ताओं को आप पार्टी में विधिवत रूप से शामिल किया और कहा कि फरीदाबाद में आप पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में पूरे हरियाणा में आप पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि आज प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में हरियाणा में बेहतर नतीजे आएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर कटाक्ष किए। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस का भविष्य पूरा देश देख रहा है और कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। आज कांग्रेस मर रही है लेकिन सुधरने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में सिर्फ वही लोग बैठे हैं जिनके पास अथाह संपत्ति है, उनके पास समाज, प्रदेश और देश के लिए सोचने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों ने किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि हड़पने का काम किया, वहीं बीजेपी सरकार ने 7 साल के शासनकाल में इन पर कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने दोनों पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2023 में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी और कांग्रेस मिलकर पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी छोड़कर आप पार्टी में शामिल होने वाले नेता ने कहा कि बीजेपी से जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। आज फरीदाबाद में हमारे कुछ नए साथियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। भाई फौजदार जी, रविंदर जी और तमाम उनके साथी सुखदेव जी, सैकड़ों की संख्या में ये साथी आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सबको साथ लेकर के इस देश में एक वैकल्पिक व्यवस्था देने का संकल्प लिया है, उसी को ये सब लोग चाहते हैं कि हरियाणा में भी मजबूती से सब लोग उनके नेतृत्व में काम करें। तो हर रोज़ हजारों लोग पूरे हरियाणा के अलग अलग कोने में वो ज्वाइन कर रहे हैं और मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं और इनके आने से फरीदाबाद के अंदर और ताकत मिलेगी। फकीराबाद को दोबारा फरीदाबाद बनाने का जो इनका संघर्ष होगा, उससे मैं समझता हूं कि आने वाले समय में यहाँ संगठन और मजबूत होगा। सर, पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? ये सारी तैयारी उसी की है। संगठन मजबूत होगा तो कोई भी चुनाव आएगा, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, मेयर के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, तो सभी में नीचे से पार्टी बिल्ड होने का जो एक संकल्प है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त लोगों के अंदर रुझान है। मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है, जिन मुद्दों से विमुख होकर भाजपा से आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? देखिए साहब, हमारा जो बीजेपी और भाजपा से जो प्रेम था वो केवल गरीब लोगों के कल्याण के जो वादे थे उस पर था। अब पिछले 3 साल में लोग गरीबी से और ज़्यादा नीचे पहुंच गए। आज देश की दशा ये है कि 80 करोड़ लोगों को सरकार का 5 किलो गेहूँ हर महीने मांग करके उससे गुजारा करने पे आ गई है स्थिति। तो हम इसको कैसे बेहतर मान लें? इससे बेहतर तो पहले रहे थे। तो अब वो सब देखते हुए हमें लग रहा है कि शायद गरीबों के लिए अच्छा सोच पाने की क्षमता में तो केवल आम आदमी पार्टी है, वही इसके बारे में काम कर रही है। कम से कम गरीब आदमी के बिजली के खर्चे को ख़त्म कर दिया। एक गरीब आदमी का नॉर्मल महीने का 500-700 रुपये बिल आता है, वो ख़त्म हो गया, उसको बड़ी राहत है। उसके बच्चे के पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल की अच्छी व्यवस्था है, उसमें बहुत राहत है। देखिए, शहर हमारा मजदूरों का है और काम करने वाले लोगों का है। हम अपना खाना तो कमा लेंगे, लेकिन जो कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनके खर्चे में यदि हमारे यहाँ के लोगों को राहत मिल जाए तो उनका जीवन बड़ा चमन बन जाएगा। रविंद्र जी, पार्टी को जब छोड़ा जाता है कोई ना कोई वजह होती है, तो भाजपा में ऐसी कौन सी वजह थी जो आप मतलब वहाँ छोड़कर आम आदमी पार्टी में? जो हमारी अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई। भाई, हम चाहते थे हमारे शहर के अंदर सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, पूरे देश के अंदर, वो नहीं हो रहा। मैं अपने लिए कोई दिक्कत थोड़ी है मुझे। रुकेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के न्यू जनता कॉलोनी में रहने वाले युवक को एक युवती ने अपने घर पर बुलाकर 2 युवकों के साथ मिलकर उसे बंधक बना लिया। इसके बाद युवक के पिता से 5 लाख की फिरौती की मांग की गई। युवक के पिता ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक का लोकेशन ट्रेस करते हुए युवती के फ्लैट पर जाकर मौके से युवक को छुड़वाया। साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले में तो युवक को भी हिरासत में लिया है। सारण थाने के
एसएचओ राजेश कुमार ने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तुरंत कार्यवाही करते हुए युवक को छुड़वाया गया। एसएचओ राजेश कुमार ने बताया कि बंधक बनाया गया युवक युवती को पहले से ही जानता था और दोनों में दोस्ती थी। युवती ने रात को युवक को फोन कर अपने फ्लैट पर आने के लिए बुलाया, जहां पर पहले से ही 2 युवक मौजूद थे। युवक के पहुंचते ही उन्होंने उसे बंधक बनाकर उसके पिता से फिरौती मांगनी शुरू कर दी और युवक के पिता ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी और खेड़ी थाने की टीम ने साथ मिलकर युवक को छुड़ाया। दिनांक 9/5/2022 की बात है। दोपहर 2 से 2:30-3 बजे के करीब खेड़ीपुर थाने के क्षेत्र में एक फ्लैट है और फ्लैट में एक लड़की ने कोई कमल सलूजा नाम का लड़का है उसके पास कॉल की। उनकी पहले दोस्ती थी आज से 20-25 दिन पहले, जैसा कि उसने बताया है। तो दोस्ती के कारण उससे जब बात की तो उसने फ़ोन करके बुलाया था लड़की ने, और जब वो लड़की ने वहाँ बुलाया फ्लैट में तो फ्लैट में पहले ही 2-3 लड़के मौजूद थे और इन्वॉल्वमेंट अभी कहा नहीं जा सकता कि उसकी मम्मी की भी है, लेकिन नाम सामने आ रहा है कोई शीला नाम की है। तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी अभी उसके पिता नरेश सलूजा ने कंप्लेंट की, उसके ऊपर हमने FIR लॉन्च की है 255 और उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ऐसी भी बात आई है सामने कि लड़के को बंधक बनाने के बाद कोई पैसे की डिमांड की गई थी। सिमरनजीत और अतुल 2 गिरफ्तार हुए हैं जो इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच 85 कर रही है। जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जाएगा कि वो कोई विरोधी का मामला था या फिर कुछ और था। सर, लड़के को कैसे छुड़ाया गया वहाँ से? किस तरीके की कार्रवाई हुई, किस तरह की? लड़के को देखिए उसमें पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त की है और जब भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो मेहरपार से खेड़ीपुर थाना के SHO और CIA 65 की टीम ने काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको राउंड अप किया है। सर, इसमें किसी को हिरासत में लिया गया? हिरासत में है कोई तरह? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। महंगाई के दौर में 50 रुपए में कुछ नहीं मिलता। अगर हम आपसे कहें कि 10 रुपए में भरपेट थाली मिलेगी खाने की तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये हकीकत है। बढ़ती महंगाई के दौर में जहां आम आदमी को 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में श्री हरि भोग रसोई द्वारा आम गरीब लोगों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन की थाली उपलब्ध करा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पहुंचकर हरिभोग रसोई के संचालन के पर आयोजकों को बधाई दी और उनकी भूरी प्रशंसा भी की। वहीं लोगों ने भी इस मुहिम की सराहना की। फैजाबाद के प्यारी चौक के पास सारा थाने के ठीक सामने श्री हरिभोग रसोई है, जहां मात्र 10 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन की सुविधा दी जा रही है। वहीं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल विशेष रूप से दौरा करने पहुंचे। इस मौके पर श्री हरिभोग रसोई के सदस्यों के द्वारा पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने श्री हरिभोग रसोई का निरीक्षण किया और व्यवस्था देखकर वो संतुष्ट हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आज जिस तरह से श्री हरिभोग रसोई के संस्थापक योगराज और उनकी समष्टि गरीब लोगों को भरपेट खाना खिला रही है, वो बेहद ही सराहनीय कार्य है और नेक काम है। समाज के और भी लोगों को अपना इसमें सहयोग देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि फैजाबाद और परवल के सिविल अस्पताल में कोविड के चलते पिछले 2 सालों से इसमें भोज रसोई बंद पड़ी है, जल्द ही उसे भी लोगों की सेवा में शुरू किया जाएगा। बहुत बढ़िया दिया जा रहा है जी, भर पेट खाना है जी 10 रुपये में, जैसे घर खाते हैं हम वैसे ही खाना है सर। क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है सर। हरिओम हरिराम रसोई है जो, हरिओम हरिभोग रसोई है जो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया खाना है, किसी चीज़ की कमी नहीं है सर। खाने में जैसे घर खाते हम वैसे ही खाते। पहले कभी देखा है आपने कहीं 10 रुपये में खाना बाहर कोई? नहीं सर, नहीं देखा। गरीबों के लिए, जो गरीब लोग हैं जो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं सकते, उनके लिए कितनी बड़ी सुविधा है। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। आदमी परेशान होता था खाने के लिए, 10 रुपये में होटल पे बैठ जाओ तो इस टाइम 70-80 रुपये में खाना खाता, भर पेट भी नहीं भरता उससे। 80 रुपये में पेट नहीं भरता जो 10 रुपये में भर गया। और ये क्या नाम है? अशोक। जोर से थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए। क्या नाम है जी? अशोक। अशोक जी कहाँ से हैं? यहीं के। अच्छा, श्री हरिभोग रसोई में आए हैं आप। यहाँ पर जो 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गरीब आदमी के लिए। ये जो शुरुआत की गई है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया। 10 रुपये में क्या आता है आजकल? क्या क्या खाना है, खाया है आपने? खाना बढ़िया, 2 सब्जी है, पूड़ी है, चावल है। ठीक है। क्या नाम है आपका? अमन। अमन कहाँ से हैं? दिल्ली से।
दिल्ली से? हाँ। अच्छा, यहाँ पर आप भी 10 रुपये में जो भरपेट रसोई में जो है हरी भोग रसोई में खाना दिया जा रहा है, कैसा लगा है खाना और क्या कहना चाहिए? अच्छा है खाना। मैं योगराज गौर, गांव सारन। आज हमारे सार्वी साथी हमारे साथ हैं हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, और सभी प्रकार का हमारे साथ भी चल रहे हैं और सहयोग भी दे रहे हैं, समय समय पर दिशा निर्देश भी कर रहे हैं। सोच कहते हैं कि सोच खुद नहीं, जब हमारे विचार ऐसे होते हैं तो प्रभु कृपा होती है जो इस तरफ वो हमें मोड़ देता है। तो ये सोच प्रभु की कुछ कृपा है कि ये सोच तो हमारी पहले से काफ़ी टाइम से बनी हुई थी कि हम कुछ ऐसा कार्य करें जो समाज के कल्याण के लिए हो। और मेरी सोच ये है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। हर कोई चाहता है कि हाँ, अगर मेरी पेट की पूर्ति हो रही है तो वो अच्छी तरफ बढ़ता अग्रसर होता है। अगर उसको पेट भरा हुआ है तो वो अच्छे विचारों की तरफ और अच्छे कार्य करता है। 6 महीने के अंदर 5 पुलिसकर्मी पहुंचे। हाँ, पलवल की हथीन चौकी में तैनात ईएसआई ने चौकी के कक्ष में जंगले से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर डीएसपी हथीन रतनदीप बाली मौके पर पहुंच गए और डीएसपी ने मामले की सूचना मृतक ईएसआई सुरेश कुमार के परिजनों को दी। आपको बता दें कि पलवल जिले में पिछले 6 महीनों के अंदर 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। पलवल जिले में पुलिसकर्मियों की आत्महत्या और संदिग्ध परिस्थितियों में हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला हथीन की चौकी से सामने आया है, जहां ईएएसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि रात को गश्त पर थे और सुबह करीब 4 बजे गश्त से वापस आकर चौकी में बने अपने कक्ष में आराम करने के लिए चले गए थे। जिसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि ईएएसआई ने अपने कक्ष में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही डीएसपी रतनदीप बाली और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उसकी सूचना मृतक के परिजनों को रेवाड़ी में दी थी। हथीन चौकी इंचार्ज टेक सिंह ने बताया कि शव को फंदे से उतारकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल पलवल भिजवा दिया गया है। मामले की जांच चल रही है। अभी आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। रहने वाले जी, यहाँ पर एसआई की पोस्ट पर जी, क्या जी, बाकी ऐसी कोई राजी खुशी था सब जी। सुबह 9:45 बजे उठे भी हैं, पानी वगैरह पिया, नाइट ड्यूटी करी थी उन्होंने जी। सुबह 9-10 के बीच में जो घटना घटी जी, तो सर मुंशी ने देखा तो जी दरवाजा तोड़ा जी। जब तो तकरीबन कितने बजे की घटना होगी सर ये? 9-10 के बीच में सुबह 9 या 10 बजे के बीच में। 9-10 के बीच। कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे सर उस टाइम पे? इस पर मुंशी हाजिर था जी, और अपना और मुलाजिम हाजिर थे जी। तो ये मृतक का नाम क्या है सर? सुरेश एएसआई। सुरेश एएसआई। चलिए खबरों में बात करेंगे अब गुरुग्राम की। गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। हरियाणा सरकार द्वारा कौशल रोजगार निगम बनाने को लेकर विरोध जताते हुए उसे भंग करने की मांग की है। यही नहीं, पुराने कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन को बहाल करने जैसी अन्य मांगों को लेकर भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। साथ ही संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐलान कर दिया कि 17 और 18 तारीख को कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहेंगे। यही नहीं, 23 और 24 तारीख को पेन डाउन हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। दरअसल आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कल हरियाणा सरकार ने हमारे नेतृत्व करने वाले शीर्ष नेताओं को वार्तालाप के लिए बुलाया था, जो है कि वार्तालाप विफल रही, जिसमें मंत्री महोदय की तरफ से समय का अभाव बताया गया और पूर्ण रूप से सभी बिंदुओं पर वार्तालाप नहीं हुई। तो कल कुल मिलाकर के वार्तालाप टूटी और हमारे को नगर पालिका कर्मचारी संघ केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर नगर पालिका कर्मचारी संघ ने आंदोलन का जो है कि नोटिस दिया हुआ है और हड़ताल का भी नोटिस दिया हुआ है। आंदोलन लगातार क्रम में चला आ रहा है। उसी क्रम में आज नगर पालिका परिषद के जितने भी शहर हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, सभी में आज रोज सभा हुई और कल 11 तारीख को शहर के मुख्य मार्गों पर प्रदर्शन किया जाएगा और आने वाली 17 और 18 तारीख को 2 दिवसीय कर्मिक भूख हड़ताल की जाएगी। उसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी बातों को लेकर के गंभीर नहीं होती है, हमारी मांगों को लेकर के नहीं सोचती है हमारी तरफ, तो आने वाली 23 और 24 तारीख को 2 दिवसीय हड़ताल होगी। और अगर उसके बावजूद भी कर्मचारी वर्ग की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 24 तारीख की शाम को हमारे शीर्ष नेतृत्व करने वाले नेताओं की तरफ से कॉल
सभी पालिका परिषद और निगमों में जाएगी और वही हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील की जाएगी। कल जो हरियाणा सरकार ने जो एकदम से तुगलकी फरमान जारी करते हुए जो कौशल रोजगार निगम बना दिया उसको भंग करवाने के लिए, क्योंकि इसमें सरकार के षड्यंत्र है और ये कर्मचारियों को हमेशा बंधवा रखना चाहती है और इसमें कोई भी कर्मचारी पक्का नहीं हो सकता। जबकि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा लगातार कर्मचारियों की आवाज़ उठाता हुआ आ रहा है कि जितने भी पूरे हरियाणा प्रदेश में जो ठेका प्रथा सफाई कार्य उसको ख़त्म करा जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करा जाए, पुरानी पेंशन बहाल कराई जाए। अन्य आदि मांगों को लेकर के 19 सूत्रीय मांग पत्र पर हमारी बातचीत सरकार द्वारा जारी है, लेकिन सरकार ने पिछले हमारे 9 तारीख को जो बातचीत हुई थी वो विफल रही। और जो सरकार ने कोरोना के समय में कोरोना को योद्धा दर्जा दिया था, तब भी हमने मांग पत्र जारी करा था और उसमें हमने मांग करा था कि जो कोरोना के समय में जो कर्मचारी जोखिम का काम करा जोखिम भत्ता लागू करा जाए। और 2 बार सरकार के साथ बातचीत होते हुए सरकार ने हमारी सभी मांगों को पर सहमति जताई, लेकिन उसका आज तक कोई परिपत्र जारी नहीं करा। और इससे ये महसूस होता है कि इससे कि सरकार का जो रवैया है ये सफाई कर्मचारी के प्रति मतलब और तृतीय। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।